पोटेंशियल आईएएस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं 69वीं बीपीएससी चंद पदों आपका इंतजार कर रही है और आप सभी स्टूडेंट लोग 69वीं बीपीएससी को क्रैक करने के लिए आप तरह से आप लगा रिवीजन कर रहे होंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा भास्ट को लग रहा होगा वो करेंट अफेयर लग रहा है। उसी करेंट अफेयर की समस्याओं को दूर करने के लिए पूरे एक साल का निचोड़ क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हम आपके लिए लाए हैं। और मेरा दावा है कि अगर हमारा पूरा ये सेशन का क्लास अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो लगभग लगभग 25 ऐसे करेंट अफेयर्स हैं जो डायरेक्ट पूछे जाएंगे और 20-25 क्वेश्चन वैसे हैं जो इनडायरेक्ट आपको पूछे जाएंगे। तो दोनों माध्यम में लगभग में 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगर करंट अफेयर का 50 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लिए तो फिर सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ट्रेडिशनल जो क्वेश्चन है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब का निर्धारित है सिलेबस, लेकिन करंट अफेयर का निर्धारित नहीं। उसी सब को हम आपको सुविधा के लिए ये करंट अफेयर का एक सेशन लाए हैं। ये हमारा अभी पहला पार्ट है। ऐसे हमारे अभी कई सारे पार्ट आएंगे और उन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के हम आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम देखते हैं के माध्यम से हम 50 क्वेश्चन को पहले हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में बिहार का स्कोर क्या रहा है? तो नीति आयोग अगर कोई भी रिपोर्ट जारी करता है, कोई भी सूचकांक जारी करता है, तो वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 2021 में ये जारी किया था। तो इसके अनुसार इसका उत्तर ए है। सबसे गरीब राज्य में बिहार का स्कोर आया था 51.91%। और रिसेंटली अभी जुलाई में नीति आयोग ने एक और रिपोर्ट जारी किया है गरीबी को लेकर के, और उसमें बिहार की बड़ी तारीफ किया गया है। और बिहार की तारीफ करते हुए ये कहा गया है कि पूरे भारत में सबसे कम गरीबी, सबसे तेजी से गरीबी को कम करने वाला बिहार ही एक ऐसा इकलौता राज्य है। तो कुल मिलाकर के बिहार सरकार ने गरीबी पर काम किया है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। तो हम दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? सबसे कम है शिवहर की, उससे थोड़ा सा ज्यादा अररिया की, उससे थोड़ा सा ज्यादा सीतामढ़ी की। और ये सब किधर के जिले हैं? ये सब नेपाल से लगने वाले जिले हैं, उत्तर बिहार के हैं, जहां हर साल बाढ़ आते रहता है। वहां के सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय कम है। तो आइए अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियंस में पटना के किस खिलाड़ी ने 4 स्वर्ण पदक तथा 1 रजत पदक जीत करके इतिहास रच दिया है? तो वो है पटना की रहने वाली सुधा कुमारी, जिन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से ये मेडल लाया है और इस बार के बीपीएससी एग्जाम में 100% आने की संभावना है। ये आइए अगले पॉइंट चलते हैं हम। हाल ही में लोक गायिका मैथिली ठाकुर को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो पिछले एक साल में मैथिली ठाकुर एक लोक गायिका हैं, उधर दरभंगा साइड की हैं। तो इनके चरित्र को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने बिहार स्टेट आइकॉन और बिहार खादी हस्तशिल्प और हथकरघा का ये ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है बिहार सरकार ने। इसके बाद आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किसे जीआई टैग दिया गया है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, जीआई टैग एक प्रकार का ऐसा ब्रांड दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। ये किसी खास क्षेत्र का ये विशिष्ट पहचान होता है। ये तो बिहार में एक मंजूषा कला शैली है, ये कला है, जैसे मधुबनी पेंटिंग्स है, मिथिला पेंटिंग्स है, उसी प्रकार का ये मंजूषा कला शैली है। इसको भी मिला है। सुजनी कढ़ाई कला है, ये कपड़ों पर बनाया जाने वाला एक घरेलू किस्म का एक कला है। ये तसर सिल्क है, जो भागलपुर के इलाके में ये सिल्क का एक प्रकार का ये उत्पाद बनाया जाता है। तो इन सभी को बिहार सरकार ने जीआई टैग दिया। बिहार सरकार नहीं, भारत सरकार ने जीआई टैग दिया है। तो जीआई टैग से हर साल एक
न एक क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल ही जाता है। तो इस तरह से ये है हमारा जीआई टैग है। अगले हम देखते हैं, बिहार में पूर्ण रूपेण शराबबंदी कब से लागू की गई थी? जैसा कि आप जानते हैं, शराबबंदी पूरे भारत के लिए बिहार ने एक मॉडल बना रखा है और सफलतापूर्वक इसे लागू भी किया गया है। तो 1 अप्रैल 2016 से बिहार में शराब बंद है और इसके लिए बिहार सरकार को बहुत सराहना भी मिल रही है। 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें यह पूछा गया कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में बिहार के कौन से स्थल कब कब शामिल किए गए हैं? पहला है नालंदा महाविहार, क्या 2015 में शामिल किया गया था? गलत है। क्या महाबोधि मंदिर को 2003 में? वो भी गलत है। तो नालंदा महाविहार को 2016 में इसको दर्जा दिया गया यूनेस्को के द्वारा, महाबोधि मंदिर को 2002 में ही दे दिया गया था। इसलिए इसका उत्तर होगा डी होगा, इनमें से कोई नहीं। के बाद आगे आते हैं हम, बिहार के किस जिले में 250 करोड़ की लागत से एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा? जब लगा ही रहे हैं प्लांट तो थोड़ा बड़े लेवल पे लगाया जाए, ऐसा बिहार सरकार का सोचना है। तो इसमें से भोजपुर जो जगह है पटना से लगा हुआ, जिसे हम आरा जिला के नाम से आमतौर पर जानते हैं, उसी जिले में एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा बिहार सरकार ने किया है। और इथेनॉल क्या है, ये आगे आने वाले समय में ये जो बायोफ्यूल है उसके लिए सबसे बड़ा ये प्लांट बन करके निकलेगा। बायोफ्यूल का मतलब ये इथेनॉल ये है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाता है और इससे स्वच्छ ईंधन की प्राप्ति होती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आंकड़ों के अनुसार बिहार का कौन सा जिला देश का सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है? ये बिहार का लगा हुआ जिला पटना से अपना मुंगेर जिला है तो बड़ा छोटा सा जिला लेकिन सबसे प्रदूषित जिला है ये। आगे देखते हैं 10 नंबर, इनमें से किसे 2023 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? 23 में किसे सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसमें दुलारी देवी को 2023 में नहीं दिया गया है, दुलारी देवी को दिया गया था 2021 में ही दे दिया गया था। बाकी ये 3 लोग हैं, श्रीमती सुभद्रा देवी, श्री आनंद कुमार, श्री कपिल देव प्रसाद। इन तीनों लोगों को इसी साल 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जैसा कि आप जानते होंगे, श्रीमती सुभद्रा देवी का संबंध मिथिला पेंटिंग से है। इसके बाद श्री आनंद कुमार को पूरा विश्व का है, सुपर 30 के संस्थापक और करीब वो आईआईटी में से भी हैं। और श्री कपिल देव प्रसाद जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, उधर का एक अमन बूटी कला है जो बुनाई का कुछ काम आता है, उसी के लिए इनको ये सम्मान मिला है। तो ये सारे के सारे धुरंधर लोग हैं अपने अपने क्षेत्र के। 12 नंबर में आते हैं, हाल के कई वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री के वैश्विक लोकप्रियता के कारण विभिन्न देशों द्वारा अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। ये हमारे भारतीय प्रधानमंत्री का सौभाग्य हुआ है। अब उसी में से एक गलत कह रहा है, तो कौन सा गलत है? तो ऑर्डर ऑफ द जायद अवार्ड यूएई का सर्वोच्च पुरस्कार है जो मोदी जी को मिला है, बिल्कुल सही है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड यूएनओ के द्वारा दिया गया है, बिल्कुल ही सही है। नागदा पेल जी खारलो, क्या ये नेपाल का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है? तो ये गलत है, ये भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार है, नागदा पेल जी खारलो। तो इस तरह से सी ऑप्शन गलत है। जबकि डी है सियोल पीस प्राइज साउथ कोरिया का 2018 में मिला था मोदी जी को, बिल्कुल सही है ये। आगे आते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2022 में किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो गोबलिन मोड को ये घोषित किया है। पता नहीं बीपीएससी को इन सब में क्या इंटरेस्ट जगता है कि ऐसे ऐसे सवाल पूछता है जिसका कोई मायने मतलब नहीं, लेकिन जब यूपीएससी पूछ रहा है तो उसी के तर्ज पर हमें याद करना होगा। तो देखेंगे कि हर साल 3-4 डिक्शनरियां, एक ऑक्सफोर्ड हो गया, एक है कलिंग्स डिक्शनरी है,
एक एक कैम्ब्रिज का डिक्शनरी है। तो 3-4 डिक्शनरियां नए नए शब्दों को अपने लाइब्रेरी में या अपने डिक्शनरी में जोड़ता है। पीपीएससी का नजर वहां भी रहता है, तो आपको भी नजर वहां होना चाहिए। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा बाघ जनगणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बेहतर प्रबंधित टाइगर अभयारण्य कौन सा है? तो ये है पेरियार टाइगर रिजर्व, जिसे इसी साल इसे सबसे अच्छा टाइगर रिजर्व में इसको मान्यता दिया गया है। और ये पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, किस जिले में है? ये है आपका केरल में है। आइए आगे अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहली बार I2U2 की आभासी बैठक संपन्न हुआ, इसमें कौन कौन देश शामिल हुए हैं? और मैं पिछले 1 साल से बार बार स्टूडेंट को कह रहा हूँ कि I2U2 इतना इंपॉर्टेंट ये सम्मेलन है, इतना इंपॉर्टेंट ये अलायंस बना है कि हर एग्जाम में पूछ रहा है। पिछले साल 68वीं बीपीएससी, इसी साल के 68वीं बीपीएससी मेंस में इससे सवाल पूछा गया है। पिछले साल यूपीएससी ने मेंस में इससे सवाल पूछा है। तो इस बार प्रीलिम्स में आने की पूरी संभावना है। और टीचर के एग्जाम जो हुआ बीपीएससी में, इसमें ये सवाल पूछ चुका है ये। तो ये क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। तो इसमें 4 देश शामिल हैं, भारत, इजराइल, यूएसए और यूएई। 4 देश मिलकर के ये गठबंधन अलायंस बनाया है इसको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न किस बैठक में लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है? तो इसमें निर्णय लिया गया है COP27 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2022। इसमें जो है ये निर्णय लिया गया। ये यूएनएफसीसी के द्वारा हर साल जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन होता है, जो 2022 में पिछले साल शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित किया गया था। उसी में लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जैसे ऑपरेशन दोस्त, क्या तुर्की और सीरिया में ये बचाव राहत के लिए चलाया गया था? बिल्कुल ही सही है, क्योंकि वहां पर जबरदस्त तरीके से भूकंप आया था। ऑपरेशन कावेरी, क्या इथोपिया में गृह युद्ध से बचाव राहत चलाया गया था? बचाव राहत तो था, लेकिन ये इथोपिया में न होकर के सूडान में, वहां पर सिविल वार हो गया था, इसलिए ऑपरेशन कावेरी के माध्यम से वहां के भारतीयों को यहाँ निकालने के लिए ये चलाया गया था। तो ऑपरेशन बी आपका, ये ऑप्शन बी गलत है। इथोपिया के जगह पर सूडान होना चाहिए। ऑपरेशन गंगा, ये तो सही है आपका, यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए। और ऑपरेशन ऑक्टोपस एनआईए और ईडी द्वारा ये टेरर फंडिंग को रोकने के लिए किया गया था। तो बिल्कुल ही ये सही है आपका। इसके बाद है, अग्निपथ योजना की शुरुआत कब करने की घोषणा की गई थी? देखिए, भारत सरकार का इतना जबरदस्त साहसी पूर्ण ये निर्णय है, हर कोई अचंभित कर रहा है। अग्निपथ योजना ऐसी योजना है कि सरकारी नौकरी को, सेना में जो सरकारी नौकरी होता है उसको समय सीमा घटा करके मात्र 4 साल की नौकरी कर दिया गया। कितना बड़ा ये स्टेप लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो हमने सोचा कि हो सकता है कि बीपीएससी का मूड फिर जाए, कहीं ना कहीं से घूम ही जाता है उसका, डेट एक दो ऐसा डाल ही देता है। 14 जून 2022 को केंद्र सरकार ने ये घोषणा किया था। और फिर आप देखे होंगे कि बहुत सारे युवाओं ने मिलकर के इसका विरोध भी किया था। इसके बाद आते हैं, हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। वर्तमान में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है? अभी पूरे भारत में 6 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। तो इनमें से कौन कौन से पार्टी है जिसको दर्जा प्राप्त है? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एनपीपी जो नागालैंड की राष्ट्रीय पार्टी है, फिर ये बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी, सीपीएम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी, ये है सीपीएम। बीजेपी, कांग्रेस, आप, एनपीपी, बीएसपी और सीपीएम, यही 6 ऐसी पार्टियां हैं जिसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया जाता है। और आज देखेंगे आप, पूरे ये साल पूरा 2022 जो बीता है, 2022 पूरा महाराष्ट्र को लेकर के हमारे राजनीतिक दल की प्रक्रिया संबंधी पूरे का पूरे चर्चा में रहा है। यहाँ से सवाल आने की संभावना है। इसके बाद आप देखेंगे, भारत जीडीपी के आधार पर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। भारत से पहले 4 बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देशों का क्रम कौन सा है? बिल्कुल ये जायज सवाल है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से
आपसे ये पूछा जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर यूएसए है, अमेरिका। दूसरे स्थान पर है चाइना, फिर जापान, फिर जर्मनी, और तब जाकर के भारत 5वें स्थान पर है। तो फिर हम देखते हैं, अमेरिका की जो इकोनॉमी है, $22 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है अमेरिका की। चाइना की $16 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। जापान की $5.5 ट्रिलियन की, जर्मनी की $4.31 ट्रिलियन की, और भारत की $3.12 ट्रिलियन की। और हमने अभी अभी यूके को पीछे छोड़ दिया है। और आप सुनते होंगे कि 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जापान को पीछे छोड़ना है, यानी कि हमारी इकोनॉमी जो है $5 ट्रिलियन की होनी चाहिए, 5.5 या 6 अरब, $6 ट्रिलियन की, तब जाकर हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन सकते हैं। इनमें से किसका संबंध गरीबी रेखा के निर्धारण से है? तो वाई के अलग समिति, टीटी लकड़ावाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, श्री रंगराजन समिति, इन सबका जो संबंध है गरीबी रेखा के निर्धारण से ही है। और सबसे पहले वाई के अलग समिति जब 1960-70 के दशक में जब ये योजना आयोग काम करता था, तो इन्होंने कैलोरी बेस्ड पर गरीबी का मापन शुरू किया था। इसी में थोड़ा सा ये सुधार किए, थोड़ा सा ये सुधार किए, थोड़ा सा ये सुधार किए, तो इन सबका संबंध गरीबी से है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, चारों में। हाल ही में मणिपुर में कुछ जनजातियों में संघर्ष देखा गया है। मणिपुर में कौन सी जनजातियां पाई जाती है? तो देखिए, मई में आप देखे होंगे मणिपुर में बहुत ही जनजातियों में विद्रोह हुआ और पूरे देश को झकझोर दिया। तो यहाँ से सवाल आपको पूछा ही पूछा जाएगा, चाहे वो डायरेक्ट पूछा जाए, इनडायरेक्ट पूछा जाए। पूर्वोत्तर से तो एक सवाल दो सवाल रहना ही रहना। तो कुकी जनजाति, नागा जनजाति, मतई जनजाति, ये तीनों जनजातियां ही वहां पर पाई जाती है। मणिपुर से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस बार का एक सवाल रहेगा, या तो इसका यहाँ का विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, किन राज्यों से इसका सीमा टच करती है, वहां से कौन सी नदियां निकलती है, कौन से खनिज है वहां पर, कौन से वहां पर झील है, कौन से बंदरगाह है, कौन से वहां पर अभ्यारण्य है। एक सवाल किसी न किसी प्रकार से मणिपुर से जरूर पूछा जाएगा। अब आपका काम है कि इन सब चीजों पर आपके पास एक नोट्स तैयार होना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, 22 नंबर को। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र शासित प्रदेश के निर्णय दिया गया कि दिल्ली के उपराज्यपाल मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार ही कार्य करें। किस अनुच्छेद के तहत दिल्ली सरकार को यह अधिकार मिला? आप देखते होंगे कि जब से दिल्ली सरकार में केजरीवाल की सरकार आई है और केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है, तब से केजरीवाल और मोदी सरकार में मियां बीबी की तरह दोनों में झगड़ा चलता है। दोनों एक दूसरे से मुंह फुलाए बैठे हुए रहते हैं और दोनों चाहते हैं कि एक दूसरे पर हम कब्जा करते हुए रहें। और इसमें जब दो लोगों में झगड़ा होता है तो तीसरा मजा ही लेता है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट मजा ले रहा है। वो फाइनल डिसीजन दे ही नहीं रहा है सुप्रीम कोर्ट। पिछले 5 सालों 7 सालों से केस चल रहा है कि भाई दिल्ली का जो अधिकार है वो निर्वाचित सरकार को मिलना चाहिए। उस पर भी केंद्र सरकार हक मार करके कुंडली जमा करके बैठा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट थोड़ा मोहरा बीच बीच में टुबुक देता है और फिर दोनों में झगड़ा बढ़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट मजा ले रहा है, वो डिसीजन नहीं दे रहा है, वो मजा ले रहा है दोनों के बीच में। तो पिछले कुछ दिन में इसका कुछ आया था इस पर, तो उसी को लेकर के फिर ये चर्चाओं में आ गया है। तो 239 AA इसके तहत दिल्ली को सारे अधिकार मिले हुए हैं, इसलिए इसका अनुच्छेद आंसर डी होगा। आगे देखते हैं, हाल ही में एनजीटी ने बिहार सरकार पर 4,000 करोड़ का जुर्माना लगाया है। इसका कारण क्या है? बिहार सरकार ठीक ढंग से ठोस कचरे और सीवेज के प्रबंधन न होने के कारण ये बिहार सरकार पर ये 4,000 करोड़ का जुर्माना ठोक दिया, क्योंकि बिहार में बढ़िया तरीके से ठोस कचरा और सीवेज के प्रबंधन नहीं हो पा रहा है। हर जगह खुले नालियां, हर जगह गंदे नालियां, ये सब बह रही है बिहार में। आइए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने त्रिअभिभावक संतान की मान्यता दी है? तो इंग्लैंड ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश हो गया है।
कि एक पिता और दो माँ से संतान को पैदा करने का उसने मान्यता दे दिया है। तो ऐसा ये सब क्रिटिकल कंडीशन में ही होता है। चैट जीपीटी के जनक कौन है, जो अभी समाचारों में, अभी पूरे दुनिया में ये धूम मचा के रख दिया है तो ये सैम आल्टमैन है। तो हो सकता है बीपीएससी का मूड घूम जाए किधर से, वन लाइनर है, सब कुछ नहीं दे सकती है वो। आगे देखते हैं, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना किन दो देशों के साथ शुरू किया गया है? तो इसमें भारत और म्यांमार, म्यांमार का ही वो कलादान एक बंदरगाह है, सितवे बंदरगाह वैसे है। तो वहां से भारत का और म्यांमार के बीच में ये समुद्री मार्ग के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। तो ऑप्शन सी। इसके बाद है, हाल ही में भारत सरकार ने क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है। इससे संबंधित कौन सा कथन सही है? क्वांटम मिशन, तो ये अगले 6 वर्षों तक क्वांटम आधारित शोध को बढ़ावा दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। अगले 6 वर्षों में इस शोध पर 6,000 करोड़ रुपया खर्च होगा, बिल्कुल ही ये सही है। भारत ऐसा करने वाला अमेरिका, चीन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड के बाद 7वां ऐसा देश बन गया है, बिल्कुल ही ये सही कहा गया है। तो क्वांटम मिशन ये फिजिक्स पर आधारित ये वैसा एक स्पेक्ट्रम है ऐसा, जो टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा ये आसान बनाने वाला है। तो इसका उत्तर सी बिल्कुल ही सही है। आगे देखते हैं, हाल ही में डब्ल्यूएचओ के बाह्य लेखा परीक्षा के लिए किस भारतीय को चुना गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्हीं को चुना गया है, जो हमारे कैग के अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में, इन्हीं को चुना गया है ये। भारत ने किसे पराजित कर पहली बार महिला हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है? तो दक्षिण कोरिया को हरा करके पहली बार। और जिस शब्द में पहली बार लग जाए, समझ जाइए कि बीपीएससी के लिए वो आंखों का तारा बन जाता है। और आप देखेंगे पिछले प्रीवियस ईयर के कितने भी क्वेश्चन पेपर उठा करके आप देख लीजिए, लगभग में अगर 25 क्वेश्चन करेंट अफेयर के पूछे गए हैं, 25-30, उसमें 15 क्वेश्चन आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें पहला शब्द लगा होगा। पहली बार तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ पर है? पहली बार, बहुत ही गजब का ये चीज होता है। आइए आगे हम देखते हैं, हाल ही में G7 सम्मेलन और क्वाड बैठक 2023 में संपन्न हुआ। हिरोशिमा जापान के किस द्वीप पर स्थित है? देखिए कैसे एग्जामिनर आपको घुमा सकता है ये। सबको यही रट के बैठा हुआ है कि तो हिरोशिमा में हुआ है तो हुआ है, लेकिन एग्जामिनर आपसे डायनेमिक एंगल से देखने के लिए आपसे अपेक्षा करता है। ये होन्शु द्वीप है, और इसके बारे में आप देखेंगे कि जापान से संबंधित एक सवाल जरूर बीपीएससी पूछता है। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है ये? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो ये बहुत चर्चाओं में रहा है। आगे देखते हैं, 2016 से 2025 तक संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित कर रखा है? तो ये दशक घोषित कर रखा है पोषण पर कार्यवाही का संयुक्त राष्ट्र दशक। इस समय न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है, तो इसलिए इसमें रखा हुआ है। आगे है, राष्ट्रीय एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस अवार्ड 2022 के लिए बिहार को कौन सा स्थान मिला है इसमें? तो बिहार को इसमें दूसरा अवार्ड मिला है एमएसएमई के मामले में, पहला स्थान उड़ीसा को मिला है। तो बिहार सरकार एमएसएमई के माध्यम से एकदम ग्राउंड लेवल पर बहुत अच्छा वर्क कर रही है, तो इसको मिला है ये। अगला क्वेश्चन है, पीएम वाणी योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये स्टेशनों पर फ्री वाईफाई उपलब्ध कराने के संबंधी है, तो इससे ये संबंधित है, तो ये नंबर उत्तर हो जाएगा। हाल ही में पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया, उनका संबंध किस निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? तो पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक थे, और ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, और देश दुनिया में बहुत इन्होंने नाम कमाया था, और इनकी मृत्यु से बहुत अपूरणीय क्षति हुई है, और बिहार सरकार या बीपीएससी इसे सवाल बना सकता है। आगे देखते हैं, दल बदल कानून के तहत सदस्यों को निम्न में से किस आधार पर अयोग्य ठहराने का प्रावधान है? और आप समझ रहे होंगे कि ये सवाल हमने क्यों दिया है, क्योंकि इस साल महाराष्ट्र में ये बहुत की सरकार बदल गई।
महागठबंधन से ये भाजपा की सरकार में तब्दील हो गई। तो हो सकता है कि वहीं से संबंधित आपका एक सवाल ये पूछ दिया जाए, तो अपने तो कौन कौन पर ये दल बदल कानून लागू हो सकता है, किस पर लागू नहीं होता है, तो देखते हैं। यदि अपने दल या पार्टी के निर्देशों के विपरीत अगर कोई विधायक या सांसद कार्य कर रहा है तो वो दल बदल कानून में आ जाएगा, उसको उससे हटा सकता है। यदि कोई निर्दलीय सदस्य निर्वाचित होने के उपरांत किसी अन्य दल में अगर शामिल हो गया तो ये भी दल बदल कानून के घेरे में आ जाएगा, इसको भी हटाया जा सकता है। यदि मनोनीत सदस्य 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बनता है तब तो उसको अयोग्य नहीं माना जाएगा, लेकिन 6 महीने के बाद अगर वो मनोनीत सदस्य किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है फिर उसको दल बदल कानून उस पर लागू हो जाएगा। तो इस तरह से ये, या निर्वाचित सदस्य अपनी पार्टी या दल से अपनी इच्छा अनुसार त्याग पत्र दे देंगे। अगर अपनी इच्छा अनुसार भी अगर आप त्याग पत्र देते हैं तो दल बदल के घेरे में आ जाएंगे। तो इसका उत्तर 1 2 3 4 कभी, अगर ये इसमें से कोई भी अगर आप एक ऐसा अगर करते हैं तो आप दल बदल कानून के तहत ये आप घेरे में लपेट लिए जाए। तो आइए अब हम आगे देखते हैं 38 नंबर 33। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार वाला देश कौन सा बन गया है? अभी तक तो ये रोल चीन निभा रहा था, अब अमेरिका आ गया है इसके जगह पे, यानी कि भारत का अमेरिका से सबसे ज्यादा व्यापार होने लगा। इस तरह से 37 38 को देखते हैं। भारत को यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुरक्षा के लिए यूनेस्को के अंतर सरकारी समिति का सदस्य किस अवधि के लिए बनाया गया है? तो ये 4 साल के लिए यूनेस्को के अंतर सरकारी संस्थान में भारत को मेंबरशिप मिला है। तो ये 4 है 2022 से 26 के लिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया है? किस पर यह हस्ताक्षर किया है, किसके देश के साथ? तो ये यूएई के साथ किया है, पिछले साल ही हुआ था और 1 मई 2022 से ये लागू हो चुका है यूएई और भारत के बीच में। और देखेंगे कि बहुत ज्यादा व्यापार की संभावनाएं बढ़ गई है। इसके बाद अगला है, पूरे वर्ष चर्चा में रहने वाले निम्न में से किस संगठन या समझौते का भारत सदस्य नहीं है? और यकीन मानिए कि इस बार यहां से एक सवाल बीपीएससी जरूर बनाएगा, क्योंकि ये ऐसा संगठन ये चारों है कि इस साल बहुत ही ये चर्चाओं में रहा है। ये जैसे IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जो पिछले ही साल इसकी स्थापना किया गया है। RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, तो इसी का मेंबर भारत नहीं है। क्वाड का मेंबर है, I2U2 का भारत मेंबर है। तो RCEP ये 15 देशों का वो समूह है जो आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाला है, क्योंकि इसमें चाइना शामिल था तो भारत इसमें से निकल गया। IPEF जो है ये 14 देशों का संगठन है, लेकिन इसमें चाइना नहीं है तो भारत है। क्वाड ये 4 देशों का समूह है, लेकिन इसमें भारत है, चाइना नहीं है। I2U2 में भारत है, चाइना नहीं है। तो इस तरह से ये डिटेल्स दिया गया है, तो इसमें भारत सदस्य इसका नहीं है। आइए अगला देखते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के स्वर्ण काल में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अगले 25 वर्षों के सपनों 2022 से 47 को पूरा करने के लिए देशवासियों से 5 प्रण लेने की अपील की। इनमें से कौन एक नहीं है? तो आपको ये याद होना चाहिए कि अगर अगर किसी देश के प्रधानमंत्री का अगर कोई विजन है और वो जब कोई चीज बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो वजन है उनमें। ऐसे नहीं कि सपना आया और वो ये कुछ भी बोलने लगे हैं। उसके लिए गहन एक गहराई से सोच विचार करके निर्णय लिया जाता है। तो इस तरह से ये है। तो इसमें क्या है, 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, एकदम सही है। 2047 तक हर प्रकार की मानसिक एवं सामाजिक गुलामी से मुक्ति चाहिए, एकदम चाहिए। 2047 तक देश में 100% स्वच्छता प्राप्त करना, ये गलत है। स्वच्छता तो प्राप्त करना है, लेकिन 100% स्वच्छता इसका उन्होंने जिक्र नहीं किया है।
भारत की हम गौरवशाली विरासत पर गर्व करना, ये हमारा है। तो जगह पर का कि प्रत्येक भारतीय में एकता और एकजुटता की प्रबल भावना को बढ़ावा देना है। प्रत्येक भारतीय को अपने देश के प्रति कर्तव्य को निभाने की प्रबल संभावना होनी चाहिए। तो ये 5 ऐसे उन्होंने प्रण लिए हैं जिस पर आगे काम करना है। सरकार के बहुत सारे निर्णयों में ये दिखता भी है। अब तक का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब टेलीस्कोप को किसने अंतरिक्ष में स्थापित किया है? तो ऐसे ऐसे कारनामे 2 ही 3 देश कर सकता है। इसके अलावा और किसी में उतनी औकात है नहीं कि जो कर ले। तो ऐसे ऐसे कारनामे जो है, जेम्स वेब टेलीस्कोप को किसने, तो नासा ने भेजा है अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्ष में एक वेधशाला ये है, यानी कि ये दूरबीन का ये काम करेगा टेलीस्कोप। इसके पहले हबल टेलीस्कोप उधर काम कर रहा था, तो अब उसकी आयु पूरा हो गया, वो रिटायर हो गया, तो उसके जगह पे ये जेम्स वेब टेलीस्कोप भेजा गया है। यदि भारत में किसी व्यक्ति को मानहानि के संबंध में मामला दर्ज कराना हो तो वह किस भारतीय दंड संहिता की धारा से ऐसा करने में सक्षम है? आप देखे होंगे कि इस साल राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई थी मानहानि के ही छोटे से मामले में, और फिर पुनः बहाल भी हो गई है, तो चर्चा में आ गया है। हो सकता है कुछ देर 499 500 धारा के तहत ऐसा किया जा सकता है। विश्व की सबसे लंबी वाईफाई युक्त पट्टी शुरू करने वाला कौन सा शहर है? ये भारत में बिहार ही ऐसा है जो ये कारनामा कर सकता है। तो बिहार ने ही ये किया है, वो भी पटना जिले में हुआ है। तो पटना में एनआईटी घाट से लेकर के दानापुर तक का जो ये कॉरिडोर है, यहाँ फ्री वाईफाई पट्टी शुरू किया गया है। ये आगे देखते हैं। निम्न में से किस संस्था के अध्यक्ष की नियुक्ति एक 3 सदस्यीय समिति जिसमें पीएम, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है? तो अभी अभी केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके उन्होंने ये बताया है कि सीबीआई, मुख्य चुनाव आयुक्त और सीवीसी, इन तीनों की नियुक्ति कौन करेगा? तो एक समिति करेगी। उस समिति में कौन रहेगा? उस समिति में 3 लोग रहेंगे। एक प्रधानमंत्री रहेंगे, और एक रहेगा विपक्ष का नेता, और एक रहेगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। यही 3 लोग वोटिंग करेंगे, जो 2 पक्ष आएगा उसकी नियुक्ति किया जाएगा। तो यही इसमें कहा गया है। तो इसका उत्तर डी होगा आपका, 1 2 3, यानी कि सीबीआई, मुख्य चुनाव आयुक्त और सीवीसी। बाकी ईडी है और लोकपाल, इसकी नियुक्ति का अलग प्रोसेस है। तो इसमें यही बताया गया है। नासा और इसरो के सहयोग से विकसित उपग्रह निसार का प्रक्षेपण अगले वर्ष 2024 में किस कार्य के लिए किया जाएगा? एक बहुत बड़ा अंतरिक्ष में ये छोड़ा जाएगा भारत और इसरो के लिए। ये पृथ्वी के सतह के अवलोकन करने के लिए भेजा जाएगा। इसका नाम है निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार। अगले साल इसको छोड़े जाने की संभावना है, या इस साल के भी अंत में छोड़ा जा सकता है ये। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, घटनाओं में बहुत चर्चाओं में ये आया है, आपको याद होना चाहिए। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल बने हैं। क्योंकि अपना ये पड़ोसी देश है, तो पड़ोसियों के बारे में आपको से मालूम होना चाहिए। इसके बाद आ जाइए आगे। 18 मार्च 2023 को भारत ने किस देश के साथ सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? तो बांग्लादेश के साथ भारत सरकार ने ऐसा किया है। तो यहाँ से डीजल भेजा जाएगा बांग्लादेश में। तो कोलकाता से लेकर के बांग्लादेश में ढाका तक ये पाइपलाइन बिछाया गया है। तो उसी का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? ये तो 12वां स्थान है। सिंपल सा एक क्वेश्चन है आपका। पटना मेट्रो के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो पटना मेट्रो आप बिल्कुल एकदम देख रहे होंगे कि कितना तेजी से इस पर कार्य चल रहा है, और होना भी चाहिए। कौन सा कथन गलत है? मार्च 2025 से मेट्रो सेवा का परिचालन प्रारंभ हो जाएगा, एकदम परिचालन प्रारंभ हो जाएगा।
पटना मेट्रो की कुल लंबाई 42 किलोमीटर है, ये गलत है। अभी पटना का जो मेट्रो का जो अभी बनाया जा रहा है 42 किलोमीटर नहीं, टोटल इसकी लंबाई 31 किलोमीटर है। तो ये गलत है। ये इसका निर्माण पीपीपी मोड में किया जा रहा है। पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर किया जा रहा है, बिल्कुल सही। इसका निर्माण एवं स्वामित्व राज्य संचालित पटना मेट्रो रेल निगम द्वारा किया जा रहा है, जिसकी लागत 13,000 करोड़ के लगभग है, बिल्कुल सही है। इसका बी ऑप्शन गलत है। इस तरह से पोटेंशिया आईएएस के द्वारा हमने उन 50 से 51 क्वेश्चन को आपके सामने हमने रखा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी ये हमारा पार्ट 1 है, अगली बार पार्ट 2 में आएगा। इसके आगे हम फिर चलेंगे और आप क्वेश्चन का संख्या देखेंगे कि वो करंट अफेयर बनाया गया है, पूरे एक साल का निचोड़ ये तैयार किया गया है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।